हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर सो वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का चैप्टर नंबर सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है मोस्ट ऑफ द टाइम, भारत में राज्यों की राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ठीक है, तो हमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो राजनीति के विश्लेषण के अंतर्गत ये कहता है कि समाज जो है उसमें उत्पादन के वर्ग संबंधों या सामाजिक संबंध और उत्पादन बलों के आधार पर काम करता है। राजनीति को वर्ग संघर्ष के प्रकटन के रूप में लेता है। जो मार्क्स है उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और मार्क्स जो मार्क्स है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है। वो कहता है कि समाज में दो वर्ग है। एक वर्ग वो है जिसके पास संपूर्ण संसाधन है और एक वर्ग वो है जो इन संपूर्ण संसाधनों से वंचित है। जो मार्क्सवाद है ना वो ये कहता है इसके अंदर कि मार्क्स जो है उसने समाज में ये कहा कि समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो होता है जिसके पास संपूर्ण संसाधन होते हैं और एक वर्ग वो होता है जिसके पास संसाधन नहीं होते। यानी कि जो मार्क्स है वो ये कहते हैं कि संपूर्ण संसाधन पर जिसका आधिपत्य होता है वही जो है राजनीति पर राज करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो शासक वर्ग है वो हमेशा से क्या करते आए हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका शोषण करते हुए आए हैं। ठीक है, जो मार्क्सवाद थे उन्होंने दो तरीके के विचारधाराएं दी थी। उन्होंने एक तो दी थी रेडिकल मार्क्सवाद और एक उन्होंने दी थी नव मार्क्सवाद। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसके अंतर्गत इन्होंने दो प्रकार की विचारधाराओं का वर्णन किया था। मार्क्स ने कहा जैसा कि समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो है जिसके पास संपूर्ण संसाधन है और एक वर्ग वो है जिसके पास संसाधन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इसकी डिफरेंट स्टेजेस की, कि इसने डिफरेंट स्टेजेस दी थी। जैसे समाज जब सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था थी तो उसके अंतर्गत इसने कहा कि आदिम अवस्था में क्या होता था, समाज में मतलब संसाधन जब लोगों के पास नहीं थे तो लोग क्या करते थे, मतलब समाज में ऊंच नीच अमीर गरीब इन सारी चीज़ों की कोई भावना नहीं थी और ना ही लोगों में अपने अपने संसाधन एकत्रित करने की भावना थी। तो लोग क्या करते थे, लोग अपनी मर्जी से काम करते थे और अपनी ज़रूरतों के अनुसार संसाधन जो थे उनका यूज़ कर लेते थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में दूसरी स्टेज आई। ठीक है, इन सारी स्टेजेस का विवरण करते हैं हम। देखिए अभी फ्रेंड्स, डिफरेंट स्टेजेस समझाने से पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो मार्क्सवाद ने क्या क्या चीज़ें कही एक बार उसका उसका समराइज़ कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग पॉइंट्स में एलेबोरेट कर लीजिएगा और मैं आपको खुद एलेबोरेट करके आपको जो भी पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख के आने वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मार्क्सवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या कहा कि समाज में दो वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो हैव्स और एक हैव नॉट्स। हैव्स मतलब जिसके पास संपूर्ण संसाधन है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा से क्या करते हैं, निम्न वर्गों का शोषण करते हैं। और एक वर्ग वो है जिसके अंदर संसाधन विहीन लोग आते हैं, जैसे कि कृषक वर्ग है ना, और मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, ये सारे जो वर्ग है। और संसाधन संपन्न में कौन कौन से आ गए, पूंजीपति वर्ग है, शासक वर्ग है, ये सारे वर्ग आ गए। ठीक है, जो मार्क्सवाद था उसने क्या किया था, वो हीगल की जो द्वंद्वात्मकवाद का जो सिद्धांत दिया था हीगल ने, उससे प्रेरित हुआ था। और उसने क्या किया था, हीगल के सिद्धांत से रिलेटेड ही उसने एक और सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और इसने क्या किया था, इसने हीगल से प्रभावित होकर के भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन जो मार्क्सवाद जो थे ना, जैसे हीगल ने क्या किया था, अपने विचारों में आध्यात्मिकवाद को अत्यधिक बल दिया था, लेकिन जो मार्क्स थे उन्होंने आध्यात्मिकवाद की जगह पर क्या किया था, भौतिकवाद पर बल दिया था। जो हीगल थे उन्होंने कहा था कि पहले कोई भी जो विचार आता है उस पर वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है, और इस तरीके से जब तक वो प्रॉपर तरीके से विचारधारा जो उसका है उसका समाधान नहीं निकल जाता तब तक वो विचारधारा जो है वो यूं ही चलती रहती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके अंदर मार्क्सवाद ने जो दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये कहा था कि समाज में हमेशा से जो उच्च वर्ग है वो हमेशा से निम्न वर्गों का शोषण करता हुआ आया है। ठीक है, जिस वर्गों के पास उत्पादन के संपूर्ण संसाधन पर अपना संपूर्ण संसाधन होते हैं वो क्या करता है, जिन वर्गों के पास संसाधन नहीं होते उनका शोषण करता है। और इसके बाद एक और विचारधारा देखेंगे आप, मार्क्सवाद ने दी थी जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसने एक टी शर्ट खरीदने के लिए टी शर्ट खरीदी। ठीक है, तो उस टी शर्ट को पहले बनाया, मान लीजिए जो माल वगैरह जो प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत है और अंतिम जो स्रोत है तृतीय स्रोत, ये सारे स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक इंसान ने कपड़ा लाया है ना, उसके बाद उसने कपड़े को सिला और स्टिच करके उसने क्या किया, उसे फैक्ट्री में बेच दिया।
तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो पूंजीपति वर्ग है ना, उसके पास जो अतिरिक्त मूल्य बचता है, मूल्य की लागत के बाद जो अतिरिक्त मूल्य बचता है, उस पर जो संपूर्ण आधिपत्य होता है वो पूंजीपति वर्ग का होता है। इसी को कहा जाता है एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए आपने एक पेन बनाया, पेन में कीमत लगी 5 रुपये, ठीक है, और बाकी उसको शॉप तक पहुंचाने के बाद शॉप वाला जो था उसने उसे 7 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसे जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का अपना आधिपत्य था, जिसने उसे 7 रुपये में खरीदा, उसने क्या किया, वही सामान किसी अन्य व्यक्ति को 10 रुपये में या 15 रुपये में बेचा। तो जो बाकी के 8 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ 15 रुपये में अगर उसने बेचा तो वो जो 8 रुपये थे वो क्या हो गए, वो अतिरिक्त मूल्य के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो इसीलिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत जो संपूर्ण जो प्रॉफिट होता है वो उसका लाभ किसको मिलता है, सिर्फ पूंजीपति वर्ग को, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्क्सवाद की आइडियोलॉजी पे। मार्क्सवाद द्वारा सामाजिक आंदोलन का अर्थ हिंसात्मक या सशस्त्र क्रांति द्वारा समाज में परिवर्तन लाना था। जो मार्क्सवाद थे वो ये कहते थे कि समाज में पहले कोई भी वर्ग नाम की जो चीज़ थी वो थी ही नहीं। समाज में जो लोग थे, आदिम साम्यवादी व्यवस्था जो थी, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सभी जो लोग थे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी लोग कार्य करते थे। ऊंच नीच, इन सारी अमीर गरीब, इन सारी चीज़ों की जो कोई भी विचारधारा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, संपूर्ण संसाधन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट किया। आदिम युग में क्या था, लोग अपनी मर्जी से काम करते थे, जितना उनका मन करता था, और अपनी मर्जी से ही संसाधन का यूज़ करते थे। बट जब दासता की अवस्था आई तो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, भूमि के टुकड़ों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे। और फिर इसके अंदर क्या हुआ, समाज जो था वो 2 वर्गों में बंट गया। एक वर्ग था स्वामी और एक वर्ग था दास। यानी कि जिन वर्गों के पास भूमि के टुकड़ों पर अपना आधिपत्य था वो कहलाए स्वामी, और जिनके पास भूमि के टुकड़ों का यानी कि भूमि नहीं थी वो क्या कहलाए, वो कहलाए दास। तो जो स्वामी था वो क्या करता था, वो दास से काम कराता था अपनी भूमि के टुकड़ों पर, ठीक है। तो इसमें समाज जो था वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक था स्वामी और एक था दास। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अवस्था जो थी वो है सामंती अवस्था। सामंती अवस्था में क्या था फ्रेंड, समाज जो था वो 2 वर्गों में विभाजित था, कृषक और सामंत, ठीक है। तो जो सामंत जो थे वो क्या करते थे, वो कृषकों से अत्यधिक कार्य कराते थे और उनके बदले उनको वेतन कम देते थे, उनका अत्यधिक शोषण करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक बार फिर से फर्स्ट व्यवस्था जो है इसको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे अपने एग्जाम में ये नोट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका आदिम साम्यवादी अवस्था। तो सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में जीविकापार्जन के तरीके बहुत सरल थे, ठीक है। लोग जो थे वो जीविका के लिए क्या क्या करते थे, शिकार करते थे, मछलियाँ मारना, जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना, ये इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ही मनुष्य समूह में झुंड बना करके साथ रहते थे। और इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी, किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त संसाधन का जो विकास हुआ ही नहीं था। तो लोग क्या करते थे, शिकार कर लेते थे, कंदमूल एकत्रित कर लेते थे, मछली पालन, पशुपालन, इन सारी चीज़ों से ही क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे, ठीक है। उस वक्त किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ना ही कोई समाज में शोषक वर्ग होता था, ना ही कोई शोषित होता था, ठीक है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या करा, इस अवस्था को उन्होंने साम्यवादी अवस्था कहा। सेकंड है दासता की अवस्था। दासता की अवस्था धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। व्यक्तियों ने क्या किया, खेती स्टार्ट कर दी, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, दस्तकारी करना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। फिर लोगों में प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की जो विचारधारा थी इसका उदय हुआ। लोगों ने क्या किया, भूमि के टुकड़े जो थे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। और जिन वर्गों ने भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया वो स्वामी कहलाए, और जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या कहलाए, दास। जो स्वामी थे वो क्या करते थे, वो दासों से बलपूर्वक काम कराते थे, ठीक है, और उनका शोषण करते थे, ठीक है। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता जो थी अब वो यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि अब जो स्वामी थे वो क्या करने लगे, वो दास से कार्य कराने लग गए। तो इस अवस्था में क्या हुआ, समाज जो था वो 2 वर्गों में बंट गया, एक था शोषक और एक था शोषित। जो शोषक वर्ग था वो क्या करता था, वो शोषित वर्गों का शोषण करता था। थर्ड अवस्था जो थी वो आई सामंतवादी अवस्था। सामंतवादी अवस्था में क्या हुआ, जब उत्पादन के साधन में और अधिक उन्नति हो गई, पत्थर के औजार जो थे या कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाना, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे आने लग गई। तो अब क्या हुआ, अब दास के स्थान पर फैक्ट्री स्थापित होने लग गई। और फैक्ट्रीज़ अगर सेटअप होंगी तो फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए उनको वर्कर्स भी तो चाहिए होंगे ना। तो अब भूमि और उत्पादन के अन्य साधन पर तथा कृषि पर जिनका आधिपत्य था वो कहलाए जागीरदार और सामंत, ठीक है। तो कृषि कार्य करने वाले कृषक और दस्तकारी करने वाले श्रमिक कहलाए। यानी कि जो कृषि करते थे उनको हमने कृषक कहा, और जो दस्तकारी करते थे उनको हमने क्या कहा, वो सामंत कहा या दस्तकार कहा, ठीक है। तो इस व्यवस्था को सामंतवादी अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो जागीरदार थे या जो सामंत थे वो क्या करते थे, वो कृषकों का अत्यधिक शोषण करते थे,
ठीक है, श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करते थे। इसके बाद फोर्थ अवस्था ही पूंजीवादी अवस्था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, सबको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना। जो डिफरेंट कंपनीज थी उन्होंने सेटअप किया, जो मजदूर था उनका काम जो है वो मशीनों ने ही उनकी जगह ले ली। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो समाज था वो इसमें भी दो वर्ग निकल कर के आए। एक था पूंजीपति वर्ग और एक जो था वो था मजदूर वर्ग या कृषक वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग थे वो क्या करते थे, हमेशा से जो दास वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उनका हमेशा से शोषण करते थे, उनसे अत्यधिक कार्य कराते थे और उनको उस कार्य के बदले बहुत ही कम वेतन देते थे। ठीक है, इसके अंदर समाज दो वर्गों में बता। एक था पूंजीपति जो शोषक वर्ग था और दूसरा था सर्वहारा वर्ग जो शोषित वर्ग था। यानी कि जो शासक वर्ग था वो पूंजीपति वर्ग था, मतलब कि वो शासन करता था, और सर्वहारा वर्ग जो कृषक वर्ग था वो क्या था, वो शोषित होता था। पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्गों का शोषण किया जाता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेज की, तो फिफ्थ स्टेज थी श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था। ठीक है, मार्क्स का विचार था कि पूंजीवादी अवस्था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से श्रमिक व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष में जब पूंजीपति की पराजय होगी तब पूंजीवाद समाप्त होकर ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधन पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, जिसे श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र या तानाशाही कहा जाएगा। ठीक है, मतलब मार्क्स जो थे ना, उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था मतलब एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब श्रमिक जो हैं वो जो है उनकी जीत होगी और जो पूंजीपति वर्ग है उनकी हार होगी। कैसे होगी? मार्क्स जो थे वो कहते थे कि श्रमिक जो है वो अत्यधिक समय तक अपने खिलाफ जो हो रहे शोषण है उसको सहन नहीं कर पाएंगे और वो क्रांति करेंगे। और जब वो क्रांति करेंगे तो क्या करेंगे, एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे जहाँ पर वर्ग संघर्ष या वर्ग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी, तथा वो एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पे अधिनायकवाद या लोकतंत्र विहीन समाज की स्थापना करने पर बल देते हैं। एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पर वर्ग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी, जहाँ पर सभी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग संसाधन पर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करने पर बल देते हैं यहाँ पे वो। ठीक है, तो जब समाज में सशस्त्र मजदूर जो हैं जब वो एकत्रित हो जाएंगे और क्रांति करेंगे, जो मार्क्सवाद का नारा भी है कि दुनिया के सभी मजदूरों एकत्रित हो जाओ और क्रांति करो और एक राज्य विहीन लोकतंत्र विहीन समाज की स्थापना करो, जहाँ पर राज्य नामक जो संस्था है उसका अंत हो जाए, जहाँ पर एक साम्यवादी समाज की स्थापना हो, सभी लोग अपनी मर्जी से जितना कार्य करना चाहे उतना करें और उनको अपनी मर्जी से संसाधनों का यूज़ करने को मिले। तो मार्क्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब जो पूंजीपति वर्ग है उनकी हार होगी और श्रमिक वर्ग जो है उनकी जीत होगी। ठीक है, और इस अवस्था में संपूर्ण संसाधन पर किसका दायित्व होगा? श्रमिक वर्गों का। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।